हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट ईयर के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं और जिनका भी सब्जेक्ट भूगोल है उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरे आपको 10 क्वेश्चन बताने वाली हूं और सबसे खुशी की बात यह है कि 10 क्वेश्चन का आंसर भी देने वाली हूँ इसमें, और आपको बताऊँगी भी कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें किस तरह के आंसर लिखना है, क्वेश्चन के आंसर लिखना है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसमें जो है अपने हाथों से खुद हमने पढ़ पढ़ के लिखा हुआ है। तो आपको एग्ज़ाम में लिखेंगे तो यही जो भी मैंने बता रही हूँ तो आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर आज के इस वीडियो में 10 प्रश्न आखिर वो कौन कौन से हैं। और ये जो प्रश्न जो है ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है इसका आंसर। तो चलिए पहला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की गति पर टिप्पणी लिखिए, और दूसरा कह रहा है कि आकाशगंगा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा है कि निहारिका का क्या अर्थ है। चौथा है कि नदी के जीवन की 3 अवस्थाओं की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पांचवा है कि भूसनति का क्या अर्थ है एवं विशेषताएं क्या है। प्रश्न 6 कह रहा है कि नदी अपहरण। सातवां है कि नदी के अपरदनात्मक कार्य का वर्णन कीजिए। प्रश्न 8 कह रहा है कि मुर्दार या वलित पर्वतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 9 है कि डेल्टा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। और प्रश्न 10 है कि सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये 10 प्रश्न जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो इस 10 प्रश्न का आंसर चलिए हम एक एक करके ध्यान से देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी की गति पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। उत्तर लिखेंगे। देखिए पृथ्वी की गति की बात करें तो ये पृथ्वी की गति जो है निम्नलिखित 2 गतियाँ हैं, ठीक है, पृथ्वी की। पहला इसमें दैनिक गति या फिर उसको कह सकते हैं भू परिभ्रमण, ठीक है, दैनिक गति कहिए या भू परिभ्रमण कहिए। दूसरा है कि वार्षिक गति, ठीक है, वर्ष भर में एक गति होती है जो कि एक दैनिक मतलब कि मतलब हर दिन वो मतलब होता रहता है, गति होता रहता है, तो उसको कहेंगे भू परिभ्रमण गति या दैनिक गति। और वार्षिक मतलब एक वर्ष में गति जो है पूरा परिक्रम पूरा करती है, उसी को क्या कहते हैं, परिक्रमण, तो उसको कहेंगे भू परिक्रमण, ठीक है। पृथ्वी की बात हो रही है तो भू, तो यानी कि भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी, तो भू परिक्रमण। तो देखिए जो पृथ्वी जो हमारी है यानी कि धरती जो है ये अपने अक्ष पर कितने अंश की तक झुकी है, तो ये सबको पता है कि 23.5 डिग्री पे ये झुकी हुई है हमारी पृथ्वी, जो कि एक लट्टू की तरह ये क्या होती है, हमेशा घूमती रहती है। तो ये अपने अक्ष पर 23 घंटे 50 मिनट में घूमकर एक चक्कर को क्या करती है, ये एक चक्कर को भू परिभ्रमण या भू घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब 23 घंटे 50 मिनट जब घूमकर ये एक चक्कर लगाती है तो उसी को क्या कहते हैं, परिभ्रमण या भू घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है। घूर्णन गति सुने ना, घूर्णन गति उसी को कहते हैं। पृथ्वी की भू घूर्णन जो है इसकी दैनिक गति कहलाती है, मतलब दैनिक मतलब ये हमेशा होता रहता है, हर दिन होता है, तो वो दैनिक गति कहलाती है। कौन, तो भू घूर्णन, ठीक है, तो वो दैनिक गति कहलाती है। पृथ्वी जो है ये सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन में, ठीक है, अब किसकी बात हो रही है, वार्षिक की ना। देखिए ये जो हमारी पृथ्वी जो है ये सूर्य की एक परिक्रमा जो है 365 दिन में पूरा करती है। ये भी इसका पूरा टाइम देखिए 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट में पूरा करती है, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट में लोग कह देते हैं कि 365 दिन लिखे, लेकिन आपको याद रखना है कि 365 दिन और 5 घंटे और 48 मिनट में पूरा करती है, ठीक है। लेकिन सुविधा के लिए इसे लगातार 3 वर्ष तक 365 दिन का माना जाता है, और प्रत्येक चौथे वर्ष जब चौथा वर्ष जब आएगा तो उसमें 366 दिन का मानते हैं, तो उसी को कहते हैं कि लीप ईयर्स, ठीक है। 366 दिन हो जाता है। अब 366 एक दिन कैसे बढ़ जाता है, तो कि ये 5 घंटे 48 मिनट जब जोड़ेंगे तो ये 3 वर्ष कह रहे हैं ना, 3 वर्ष, तो चौथे वर्ष में तो यही हमारा क्या हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है, मिलकर एक दिन बना देता है, तो वही क्या होता है 366 दिन। इस वर्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लीप ईयर। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 29.80 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से ये करती है, ठीक है। कितना इसका गति है पृथ्वी का, तो 29.80 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से करती है, ठीक है। तो ये जो है हमारी पृथ्वी जो है 2 गति से इसका
जो है गति का नाम है दैनिक गति और एक वार्षिक गति। तो ये दो गति हमेशा पृथ्वी जो चलती रहती है। अब आता है कि पृथ्वी की वार्षिक गति या उसी को कहेंगे भू परिक्रमण के प्रभाव। जो पृथ्वी की जो वार्षिक गति है या उसी को कहेंगे भू परिक्रमण प्रभाव। तो आखिर ये जो पृथ्वी की जो वार्षिक गति इस पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जो हमारी पृथ्वी जो है आपको पता है कि 23.5 सेंटीमीटर पर झुकी हुई है। तो इसके कारण जो है निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, जब हमारी पृथ्वी है झुकी है तो उसके वजह से क्या क्या होते हैं कि वर्ष का निर्माण होता है एक तो, दूसरा ऋतु परिवर्तन होता है, तीसरा है कि दिन रात का छोटा बड़ा होना, चौथा है कि सूर्य की मध्याह्न वेला की ऊंचाई का बदलते रहना, और पांचवा है कि कर्क एवं मकर रेखाओं तथा कटिबंधियों का निर्धारण, छठवां है कि ध्रुवों पर 6 महीने के दिन रात का होना, सातवां है कि भूमध्य रेखा पर दिन तथा रात की समानता, और आठवां है कि प्रातः और सायं संध्या एवं द्वाभा, और नौ है कि निशीतार्थ या मध्य रात्रि का सूर्य। तो इतना सब जो है इसके वजह से होता है। जब हमारी पृथ्वी जो है 23.5 अंश पे झुकी हुई है उसके प्रभाव के कारण होती है। तो उम्मीद करते हैं पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आपको इतना ही लिखना है। प्रश्न दूसरा है कि आकाशगंगा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अब बात करते हैं गैलेक्सी। ठीक है, जिसको आकाशगंगा इंग्लिश वर्ड है गैलेक्सी और हिंदी में कहते हैं आकाशगंगा। ठीक है, या फिर मंदाकिनी या आकाशगंगा गैलेक्सी। ठीक है, तो इसको हम जानते हैं। प्रश्न दूसरा का तो हेडिंग डालेंगे मंदाकिनी या आकाशगंगा। देखिए जो हमारा सौरमंडल जो है ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा भाग है। ठीक है, सौरमंडल जो है वो ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा भाग है। हमारे सौरमंडल जैसे कई सौरमंडल जो है मिलकर एक तारामंडल बनाते हैं। जैसे सप्तऋषि तारामंडल, करोड़ों तारामंडल मिलकर एक मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी का निर्माण करता है। ठीक है, मतलब करोड़ों जब तारा मिलेंगे तो उसी को मंदाकिनी कहेंगे। और मंदाकिनी आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली जो चौड़ी जो देखे होंगे आप सफ़ेद लाखों तारों से भरी चमकदार पट्टी है, हमारे मंदाकिनी का नाम ही उसी को क्या कहते हैं, आकाशगंगा। इस प्रकार के लाखों मंदाकिनी मिलकर क्या करती हैं, हमारे ब्रह्मांड का यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। ठीक है, मंदाकिनी। तो आकाशगंगा जो भौतिकता का सबसे बड़ा ये तंत्र है जो कि तारों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तारों से मिलकर बना होता है। किसे, तारों से। इस तंत्र में कई प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं जैसे कि मंदाकिनी पुंज, तारामंडल, सौरमंडल। ये सब किस में आ जाएंगे, आकाशगंगा में। तो गैस और धूल के कण शामिल होते हैं। कहा जाता है कि आकाशगंगा के केंद्र में श्याम वीवर होता है। ठीक है, आकाशगंगा अपने आकृति आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। देखिए इसमें सर्पिलाकार मंदाकिनी अपेक्षाकृत सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ये आपको ये लिखना है। ठीक है, क्या, सर्पिलाकार मंदाकिनी जो है ये अपेक्षाकृत सबसे बड़ी होती हैं। सर्पिलाकार आकाशगंगा के केंद्र की आकृति के आधार पर सर्पिलाकार आकाशगंगा की अवस्थाएं, मंदाकिनी पुंज का विस्तार, उसकी परिक्रमण गति, आकाशगंगा की घूर्णन गति। ठीक है, हम घूर्णन गति बताए ना, दैनिक जीवन में गति जो है उसको बोलते हैं घूर्णन गति, और उसका आकार निर्धारित होता है। तो इन आकाशगंगाओं का केंद्र जो है किस पे टिका हुआ है, तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव कारण ये बिंदु या रेखा की आकृति का होता है जो कि सर्पिलाकार आकाशगंगा की नियति निर्धारित करता है। ठीक है, तो देखिए जो भी ब्रह्मांड में जो भी पिंड है ये सब किस पे हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो टिके हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आकाशगंगा क्या है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा प्रश्न हमारा क्या है कि निहारिका का क्या अर्थ है। देखिए निहारिका का जो है कोई बहुत सारे वैज्ञानिक जो बोला कि एक धधकती हुई आग का गोला है, बहुत तमाम ऐसे विचारधाराएं हैं वैज्ञानिकों की। लेकिन आपको ये इतना कुछ नहीं लिखना है। आपका ये मैं वो आपको लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें आपको अच्छे से बताऊंगी, ये क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये जो है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है तो इसमें आपको शॉर्ट ही आंसर लिखना है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखना है। जितने वर्ड में बोले उतने ही वर्ड में लिखना है। तो देखिए इसमें आपको क्या लिखना है, निहारिका आप हेडिंग डालेंगे। तो ये जो निहारिका जो है ये तारों के बीच के अंतरिक्ष स्थित ऐसे बादल जो कि धूल, ठीक है, निहारिका देखिए किससे बनता है, तो धूल, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैस से ये बने होते हैं हमारे निहारिका। ऐसे बादल को ही क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। पहले सभी खगोलीय जो है विसरित संरचनाओं को निहारिका कहा जाता था। ठीक है,
अलग अलग सब जो है अपने अपने वैज्ञानिक मतों में उसको निहारिका बोलते हैं। किसी ने कहा कि आग जो धधकती आग के गोला है, तो बहुत सारे देखो इसमें बोल लिखा है ना कि जो पहले सभी खगोल विस्तृत संरचनाओं को निहारिका कहा जाता था, तो यहाँ तक कि आकाशगंगाओं को भी निहारिका कहा जाता था, ठीक है, बहुत पहले। लेकिन एडविन हबल दूरबीन से पता चला कि आकाशगंगा और निहारिका दोनों क्या है कि अलग अलग खगोलीय तंत्र और पिंड है, ठीक है। एडविन हबल दूरबीन, ठीक है, ये आपको लिखना है। एडविन हबल दूरबीन से पता चला कि आकाशगंगा जो है और निहारिका ये दोनों क्या है, अलग अलग खगोलीय तंत्र और पिंड है। उदाहरण के लिए देवयानी आकाशगंगा को पहले देवयानी निहारिका के नाम से जाना जाता था। निहारिकाओं के माध्यम से ही तारे और सौरमंडलीय तंत्रों का निर्माण होता है। चील निहारिका इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। चील निहारिका इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये हमारा निहारिका किससे बना है, तो धूल, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनिक प्लाज्मा से के गैस से ये बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं, ठीक है। और एक ये है कि एडविन हबल दूरबीन से बाद में पता चला, इसे बाद में पता चला कि आकाशगंगा और निहारिका दोनों ही अलग अलग होती हैं। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न तीसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 कह रहा है, नदी के जीवन की 3 अवस्थाओं की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। उत्तर है इसका, देखिए, डेविस ने नदियों के जीवन को 3 अवस्थाओं में बांटा। किसने, डेविस ने। पहला युवावस्था, दूसरा पौधावस्था, तीसरा है वृद्धावस्था। तो इन तीनों के बारे में हम हेडिंग डाल के लिखेंगे, जानेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला युवावस्था। नदी की कितनी अवस्था है, 3 अवस्था, युवावस्था, पौधावस्था, वृद्धावस्था। युवावस्था में जब नदी अपने तलहटी को जो है सर्वत्र निरंतर गहरा करने में समर्थ होती है, तो वो नवीन यानी कि नया युवावस्था की नदी कहलाती है। युवा मतलब क्या होता है कि नया नया चीज, नया नदी की निर्माण करना। तो जो नए लोग होते हैं उसको युवा कहते हैं। तो उसे आप याद रखिए, तो जो है जब नदी जो है अपने तलहटी को इकट्ठा कर सर्वत्र निरंतर जब गहरा करने में समर्थ हो जाती है, शक्ति आ जाती है उसमें, तो वो नया नदी का निर्माण करती है। तो उसी को क्या कहते हैं, युवा अवस्था, यानी कि नदी की युवा अवस्था कहलाती है। नवीन या युवा अवस्था की नदी कहलाती है। तो युवा अवस्था समझ में आ गया। दूसरा पौधावस्था, अपने चरम स्तर पर पहुंची हुई नदी पौधावस्था की नदी कहलाती है। इस प्रकार की नदी की धारा की शक्ति जलोढ़ स्थानांतरित करने के लिए काफ़ी होती है। ऐसी अवस्था में नदी न तो अपरदन कटाव, यानी कि अपरदन मतलब क्या होता है, कटाव ही करती है, और ना ही निक्षेप ही करती। कोई भी नदी इस प्रकार संतुलन बनाए रखने में समर्थ नहीं होती है, तो वो हमारा क्या होता है, पौधावस्था होता है। तीसरा है वृद्धावस्था। देखो भाई, वृद्धावस्था में क्या होता है कि जब किसी नदी की सभी सहायक नदियाँ जो होती हैं, हर नदी की सहायक नदी होती है एक, तो वो जब चरण स्तर तक पहुँच जाती है, चरण स्तर पर पहुँच जाती है, तो वो वृद्धावस्था की नदी कहलाती है। और इस अवस्था में नदी की प्रवाह गति क्या हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है, और उसमें अंदर में क्या होता है, स्थानांतरण की शक्ति बिल्कुल नहीं रहती। तो ये हमारा क्या होता है, वृद्धावस्था। उसी को क्या कहेंगे कि बुढ़ी हो जाती हैं, तो उतना बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उनसे काम नहीं होता है। तो ठीक इसी तरह ये अवस्थाएं बांटी हुई हैं। युवा रहेगा तो नया नदी का निर्माण होगा, पौधा रहेगा तो इसमें सामर्थ्य नहीं रहता है, और वृद्धावस्था में तो बिल्कुल ही जो है शक्ति नहीं होती है स्थानांतरण करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं नदी की अवस्थाएं जो है आपको समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं हम 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न क्या है कि भूसन्नति का क्या अर्थ है एवं प्रमुख विशेषताएं क्या है। हेडिंग डालेंगे भूसन्नति का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे भूसन्नति क्या है। देखिए, जो भूसन्नति है या भू अवनति उसको कहेंगे। तो अगर क्वेश्चन में आपको भू अभिनति भी अगर दे दे तो आप कन्फ्यूज़न आइएगा। भूसन्नति या उसी को कहेंगे भू अभिनति। तो इसका मतलब ऐसे है कि जो जलीय गर्त जो होता है, गर्त मतलब गड्ढे होता है, उसको गर्त कहते हैं, जिसमें कि निरंतर जो अवसाद जो होती हैं वो उसमें जमा होता रहता है। महाद्वीपीय और महासागर की जो उत्पत्ति के समय कई ऐसे भाग थे जो कि दृढ़ एवं मिस्तिर थे, जिन्हें दृढ़ भूखंड
कहा गया। तो दृढ़ भूखंड ऐसे संकरे जलीय भाग से घिरे हुए थे जो कि हमेशा परिवर्तनशील रहे। तो इसी लंबे एवं संकरे जलीय भागों की भूसनति कहा गया। ठीक है, किसको? इसी जलीय भागों को भूसनति कहा गया। तो ये जो है उथले सागरीय भाग होते हैं जिनमें निरंतर तलछटों के जमाव के कारण तली में धंसाव होता रहता है। तो सभी विद्वान मोरदार पर्वत श्रेणियों का जन्म भूसनतियों से, ठीक है। जब भूसनति मतलब जो है कि एक अंदर की तरफ जो धंसाव जो है, जमाव जो है, वो धंसाव जब होता रहता है तो जो मुर्दार जो पर्वतें जो होती हैं, तो पर्वत का निर्माण जो है किससे हुई है? भूसनति से ये माना जाता है। और ये सच में ये भूसनतियों के निर्माण से ही पर्वत बने हुए हैं, इसीलिए भूसनतियों को पर्वत का पालना भी कहा गया है। तो ये भूसनति होता है। ठीक है, भूसनति एक बार और बताते हैं भूसनति क्या होती है कि ये जो है गहरे, ठीक है, जलीय भागों में जो है संकरे जलीय भागों में ये घिरे होते हैं जो कि हमेशा परिवर्तनशील रहते हैं। और इसी लंबे एवं सरकरे जलीय भागों को क्या कहते हैं? भूसनति कहते हैं। अब जो है भूसनति जो है, भूसनति का परिभाषा जान लेते हैं। तो भूगोल के परिभाषा कोश में भूपटि में बृहद गर्त, ठीक है, भूपटि में बृहद मतलब क्या होता है? बड़ा, गर्त मतलब गड्ढे जैसा, या जोड़ी या सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक गहरी खाई से है जिसका तल दोनों किनारों की भूसतहियों से अपर्दित मलबे के निक्षेपण के कारण धीरे धीरे धंसता जाता है। ठीक है, जहाँ धंसा होता है तो फलस्वरूप अवसादी शैलों की मोटी परतों का निर्माण होता है। वैज्ञानिक जे स्टेयर्स के शब्दों में ये क्या कहते हैं? भूसनतियों की परिभाषा दे रहे हैं कि भूसनतियों ऐसे लंबे और सरकरे समुद्री भाग में रहे हैं जिनमें निरंतर तलछट के जमाव से उनकी तली लगातार नीचे की ओर क्या जाती है? धंसती जाती है। तो ये किसके शब्दों में? जे स्टेयर्स के शब्दों में। अब जान लेते हैं भूसनतियों के प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो उसमें देखिए पहला जो है कि भूसनतियाँ दो दृढ़ भूखंडों के मध्य होती हैं। इनके दोनों किनारों या पार्श्व भागों को अग्रदेश कहते हैं। दूसरा है कि इनकी स्थिति, आकार और विस्तार में परिवर्तन होता रहता है। तीसरा है कि भूसनतियाँ गतिशील होती हैं। और चौथा है कि ये भूगर्भिक इतिहास के कई युगों से गुजर सकती हैं। और पांचवा है कि ये धरातल पर लंबे संकरे वो उथले जलीय क्षेत्र के रूप में होते हैं। प्रश्न 6 पे आते हैं। प्रश्न 6 कह रहा है कि नदी अपहरण, ठीक है, अपहरण का मतलब समझ ही रहे हैं, किसी को अपहरण कर लेना, किसी को कैद कर लेना। तो ठीक वैसे ही नदी अपहरण की बात हो रही है। देखिए नदी अब सोच रहे हो कि नदी भी अपहरण होती है, तो हाँ होती है। देखिए इसमें नदी अपहरण मतलब कि अपनी ओर सम्मिलित कर लेना, उसी को क्या कहेंगे आम भाषा में? अपहरण करना। तो जब कोई नदी उद्गम की ओर अपने घाटी का निर्माण बनाते करते करते वो अपने प्रवाह यानी प्रदेश या क्षेत्र को इतना फैलाकर मतलब विस्तृत कर देती है कि अन्य छोटी जो नदी होगी उसका उद्गम स्थल जो है उसी में आके क्या हो जाती है? उसी में मिल जाती है। जब ये नदी जो विस्तृत जो फैलाव होगा तो जो छोटी नदी होगा उसमें मिल जाएंगी और उनका जो सभी जल जो है क्या हो जाएगा? मिल के बड़ी नदी में बहने लगता है। तो उसी नदी को कहते हैं अपहरण नदी। ठीक है, अपने में शामिल कर लेता है तो उसको क्या कर लिया? अपने में कर लिया, तो उसको नदी अपहरण कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न 6 अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 7वां कि नदी के अपरणात्मक कार्य का वर्णन कीजिए। देखिए नदी अपने रास्ता जो है मार्ग में जाने वाले चट्टानों को घिसकर और काट कर अपने साथ ले जाती है। ठीक है, जब नदी जहाँ से पानी आएगा तो चाहे वहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन नदी क्या है? अपना रास्ता खुद बना लेती है। ठीक है, तो अपरदन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो रासायनिक अपरदन और दूसरा है भौतिक यांत्रिक अपरदन। ठीक है, अब बात किसकी हो रही है? तो नदी की बात हो रही है ना, कि नदी के जो कटाव है, अपरदन जो है किस तरीके से होते हैं। तो देखिए इसमें रासायनिक अपरदन में हेडिंग डालेंगे रासायनिक अपरदन। इसमें नदी हमारे जल का अनेक चट्टानों से होकर गुजरता है। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर होती हैं, ऐसी होती हैं जो कि नदी के जल के संपर्क में
आते ही शीघ्र ही खुल जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा वाइट वाइट से होता है, वो वाइट वाइट सा उसमें से निकलता है। तो ये जो क्रिया है वो घोलीकरण, उसमें मिल जाता है तो घोलीकरण हो जाता है, घुल जाता है उसमें। तो ये रासायनिक अपरदन हो गया। ठीक है, दूसरा है कि भौतिक या आंतरिक अपरदन। तो नदी जब अपनी प्रवाह शक्ति के द्वारा अपने तली या अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों को धक्का देकर तोड़ती है, उन चट्टानों को अपने साथ बहा ले जाती है, तो उसे यांत्रिक अपरदन कहते हैं। प्रश्न 8वां पे आते हैं। प्रश्न 8वां कह रहा है कि मोड़दार या वलित पर्वतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, मोड़दार या कहिए तो वलित पर्वतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मोड़दार और वलित पर्वत एक ही बात है। ठीक है, इसमें उत्तर देखिए, हेडिंग डालेंगे मोड़दार या वलित पर्वत। देखिए, जो पृथ्वी के अंदर जो शक्तियाँ जो होती हैं, जब स्थलीय भागों की चट्टानों में मोड़ या वलन, ठीक है, मोड़ को ही वलन कहते हैं, वलन, तो उससे जो ऐसे पर्वत को मोड़दार पर्वत कहते हैं। पर्वत में पड़े मोड़ों के स्वरूप के आधार पर मोड़दार पर्वतों को दो वर्गों में रखा गया। ठीक है, तो मोड़दार समझ में आ गया, वलन। इसमें दो देखिए क्या है, साधारण मोड़दार पर्वत, बहुत आसानी से एक मोड़दार पर्वत जो है मुड़ जाती है। देखिए, इन पर्वतों में अवनतियाँ, मोड़ के नीचे दबे भाग तथा अपनति, अपनति किसके, मोड़ के ऊंचे उठे हुए भाग को सामान्य रूप से व्यवस्थित मिलती है। तो अविनति मोड़ के नीचे होती है और अपनति यानी कि मोड़ के ऊपर ऊपर, ठीक है, ऊंचे उड़े भाग को तो सामान्य रूप से व्यवस्थित मिलती है। तो ये साधारण मोड़दार पर्वत है। दूसरा जटिल मोड़दार पर्वत। देखिए, जटिल में क्या है कि जो हमारी भूगर्भिक जो शक्तियाँ हैं, जो पृथ्वी के अंदर जो शक्ति है, उनके अधिक जो बलशाली जब हो जाता है तो पर्वतों में जब मोड़ पड़ने की प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, तो एक पर्वतीय मोड़ दूसरे पर्वतीय मोड़ के रूप में वो क्या होता है कि वहाँ पर्वत के ऊपर पर्वत जैसे तुरंत ऊपर तक चढ़ जाता है। तो इस प्रकार जो है ग्रीवाखंड निर्मित हो जाता है। कभी कभी दबाव की तीव्रता बहुत तीव्रता होने की वजह से पर्वतीय भाग में परिवलन मोड़ भी पड़ जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम इसका विशेषता जान लेते हैं। देखिए, मोड़दार पर्वतों की विशेषता है। ठीक है, देखिए, मोड़दार पर्वत की समानता जो विशेषताएं हैं, आप इसको एग्जाम में आपको ऐसे एक दो करके ऐसे लिखना है, लिख देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अलग से भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोड़दार पर्वतों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो आपको याद रहेगा तो आप तभी लिख पाएंगे। तो देखिए, जो पहला आपको इसमें लिखना है कि जो ये भूपटल की नवीनतम पर्वत है। ठीक है, जिनका निर्माण अवसादी पर्वत दार चट्टानों में मोड़ पड़ने के फलस्वरूप हुआ है। दूसरा जो है कि इन पर्वतों के चट्टानों में उथले समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जीवाश्म। जिससे ज्ञात होता है, पता चलता है कि इन पर्वतों का निर्माण जो है उथले सागरों में नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें जीवाश्म मिलते हैं। तीसरा है कि मोड़दार पर्वतों का विस्तार लंबाई में अधिक तथा चौड़ाई में अपेक्षाकृत क्या होते हैं? कम होते हैं। चौथा है कि मोड़दार पर्वतों में तलछटों की अधिकतम गहराई 10,000 मीटर तक मिलती है। और पांचवा है कि इन मुर्दार पर्वतों का निर्माण उथले लंबे संकरित सागरों, जिन्हें भूसनती कहा जाता है, में हुआ है। छठवां है कि ये पर्वत मुख्यतः चापाकार या वृत्ताकार रूप में इस प्रकार फैला हुआ मिलते हैं कि मुर्दार पर्वतों का एक ओर का ढाला जो है ढाल अवतल, दूसरी ओर ढाल उत्तल होता है। सातवां है कि ऊंचावच की दृष्टि से इनमें अत्यधिक भिन्नताएं मिलती हैं। आठवां है कि वलित पर्वतमालाओं का उठना वर्तमान समय में भी चल रहा है। ठीक है, वलित पर्वत जो है जो वर्तमान समय में ये अभी भी ये चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है मुर्दार या वलित पर्वतों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आपको इतना लिखना है और आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न 9 की ओर चलते हैं। हाँ, तो 9 प्रश्न क्या कह रहा है कि डेल्टा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो डेल्टा हमने कक्षा 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं डेल्टा। चलिए कोई नहीं, इसका आंसर जानते हैं। डेल्टा हेडिंग डालेंगे। देखिए, इसमें लिखना है आपको महासागर, सागर या झील में गिरते समय नदियाँ अपने साथ लाए गए पदार्थ को वहाँ पीछे छोड़ देती हैं। जो भी लाई होती है, जो भी नदी जो है वो कुछ ना कुछ बहा के लेती आती रहती है। ठीक है, लेकिन वो जब महासागर और सागर झील में जब आके गिरती है
तब वो जितने भी मलबे अवसादे जो भी हैं पदार्थ थे वो क्या हो जाते हैं, पीछे छोड़ देती हैं, जिससे कि निर्मित स्वरूप को ही क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। यह नामकरण ग्रीक अक्षर, ठीक है, ग्रीक अक्षर डेल्टा के आधार पर हुआ है। डेल्टा अपने आकार की दृष्टि से कई प्रकार के होते हैं। डेल्टा का आकार नदी के जलोढ़क की मात्रा, जलोढ़क की प्रकृति और उस जल की गहराई जिसमें कि डेल्टा की रचना होती है। डेल्टा निम्न प्रकार के होती है। चलिए देखते हैं। इसमें पहला धनुषकार डेल्टा, ठीक है, धनुषकार डेल्टा। जब एक डेल्टा का निर्माण बजरी, रेत, कंकड़, पत्थर से होता है तो उसमें होकर नदी का जल स्वच्छंदता से बहता है। पहला क्या है, धनुषकार डेल्टा में क्या क्या होता है, बजरी, रेत, कंकड़, पत्थर से होता है तो उसमें होकर नदी का जल स्वच्छंदता से बहता है, यानी कि साफ सुथरे से वो बहता है। जिसमें बजरी होगा, रेत होगा, कंकड़ होगा और पत्थर होगा। तो दूसरा होता है पंजाकार डेल्टा। इसमें इस प्रकार का डेल्टा उस समय बनता है जबकि एक नदी द्वारा बहुत ही बारीक तलछट जमा की जा रही है। कभी कभी चूना भी जल में घुला हो सकता है, तो ये पंजाकार डेल्टा में होता है। तीसरा है कि छेड़ाकार डेल्टा। छेड़ाकार डेल्टा में जब नदी अनेक धाराओं में बढ़ जाती है अलग अलग, तो कभी कभी ऐसा वितरक धाराएं भी अलग से डेल्टा की रचना कर डालती है, जिसके कारण मुख्य डेल्टा की प्रगति तेज, जो प्रगति मतलब आगे बढ़ना होती है, वो रुक जाती है या कम हो जाती है। तो अतः ऐसे डेल्टा को छेड़ाकार, यानी किसी को छेड़ छेड़ मतलब नुकसान, कमी, यही कहेंगे इसको, तो इसी को कहेंगे छेड़ाकार डेल्टा। चौथा है भग्नाकार डेल्टा, ठीक है। समुद्र में नदी द्वारा प्रवाहित जलोढ़ का अधिकांश भाग कभी कभी धाराओं व ज्वार भाटाओं के प्रभाव से बट जाता है। तो ऐसा होने पर डेल्टा भग्न हो जाता है, जिसे ही हम क्या कहेंगे, भग्नाकार डेल्टा का नाम दिया जाता है। पांचवा हमारा आता है एस्चुरी। एस्चुरी जब नदी का मुहाना, ठीक है, जो नदी का मुहाना होता है सागरीय जल में जब डूबा होता है तो नदी का पहला कार्य क्या होता है, जलमग्न, ठीक है, जल से भर देता है। भूमि को निक्षेप के द्वारा जो है निक्षेप के द्वारा उड़ाना होता है। निक्षेप द्वारा जलमग्न घाटी का भराव होता रहता है। तो ये पांचों हो गए एस्चुरी। तो ये 5 प्रकार के हमारा डेल्टा होते हैं, धनुषकार, पंजाकार, छेड़ाकार, भग्नाकार, एस्चुरी, ठीक है। तो ये 5 इसको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम प्रश्न 10 पे। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले हम जानते हैं सूर्य ताप क्या है। ठीक है, वायुमंडल और पृथ्वी की ऊष्मा का जो हमारा प्रधान सूत्र क्या है, सूर्य है ना। तो सौरिक जो है, सौरिक ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का प्रधान स्रोत उसका आंतरिक भाग है, जहाँ पर अत्यधिक दबाव और उच्च तापमान के कारण नाभिकीय फ्यूजन के कारण हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरित होने से क्या होता है कि ऊष्मा का जनन होता है। और यही ऊष्मा परिचालन और संवहन द्वारा सूर्य की बाहरी सतह तक क्या होती है, पहुंचाती है। तो सूर्य की जो बाह्य सतह से निकलने वाली जो ऊर्जा को क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं, ठीक है। इसी तरह सूर्य की बाह्य सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं और इस सतह की ऊर्जा का विद्युत चुम्बकीय तरंग द्वारा विकिरण होता है। सूर्य की धरातल के प्रत्येक वर्ग जो है इंच के विकिरण ऊर्जा जो हमारा होता है, कितना होता है, 1,00,000 अश्वशक्ति के बराबर होती है, ठीक है। कितना, 1,00,000 अश्वशक्ति के बराबर होती है। सूर्य की बाह्य सतह फोटोस्फीयर से निकलने वाली ऊर्जा जो हमारी है क्या होती है, स्थिर रहती है। और सूर्य से प्राप्त इस न्यूटन ऊर्जा के कारण ही भूतल पर सभी प्रकार के जीवों का अस्तित्व भी क्या है कि हमारा संभव है। और इसी कारण धरातल पर पवन संचार, सागरीय धाराओं का प्रवाह, मौसम, जलवायु का क्या होता रहता है, अभिभाव होता रहता है। तो इसमें देखिए पहला हेडिंग डालेंगे कि सूर्य की किरणों का सापेक्ष सापेक्ष तिरछापन, ठीक है। ये क्या कह रहा है, सूर्य ताप को प्रभावित करने वाला कारक कह रहा है ना। तो इसमें पहला कारक क्या है, तिरछापन। तो देखिए इस तिरछापन जो है पृथ्वी के गोलाकार रूप के कारण सूर्य की जो हमारी किरणें होती हैं ना, वो समान कोण पर नहीं पड़ती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो हमारी हैं लंबवत होती हैं, क्योंकि सूर्य जो है सबसे अधिक ऊंचाई पे होता है। तो जो हमारा है, लेकिन जो ध्रुवों की और जो किरणों की जो कोण होती हैं वो कम हो जाती है, मतलब वो तिरछी हो जाती है।
तो यही कारण है कि तिरछापन हो जाता है। दूसरा क्या कह रहा है कि दिन की अवधि यानी कि दिन का समय, यदि अन्य दशाएं समान हो तो दिन की अवधि क्या होगी, जितनी अधिक होगी सूर्य ताप मात्रा उतनी में ही अधिक होगी। ठीक है। तीसरा क्या है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी। इसका जान लेते हैं भाई। पृथ्वी अंडाकार कक्ष के सहारे सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसका कारण उसकी सूर्य से दूरी में परिवर्तन होता रहता है। किसके कारण, पृथ्वी अंडाकार कक्ष के सहारे सूर्य की परिक्रमा करती है। तो चौथा क्या है, सौर कलंक। देखिए चंद्रमा के समान जो सूर्य जो तल पर जो कलंक जो धब्बे जो मिलते हैं, इनका कोई स्थायी रूप नहीं है, बल्कि ये बनते बिगड़ते रहते हैं और इनका कोई संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो ये अंतः चक्रीय रूप में संपन्न होता है। औसत रूप में एक चक्कर जो है 11 वर्ष में पूरा होता है। जब सौर कलंकों की संख्या अधिक हो जाती है तो सूर्य ताप की मात्रा भी क्या हो जाती है कि अधिक हो जाती है। लेकिन इनकी मात्रा में कमी हो जाने के कारण जो प्राप्त होने वाला जो सूर्य ताप है वो क्या होता है कि कम हो जाता है, और इस कारण से सत्ता अभी तक संदिग्ध है, जानकारी प्राप्त नहीं है। पांचवा है कि वायुमंडल का प्रभाव। ठीक है। सूर्यताप वितरण को प्रभावित करने वाले उपयुक्त कारकों में विवेचना के समय वायुमंडल के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया था। वास्तव में ये सूर्य की जो प्रकाश है, प्रकाश की किरणों में वायुमंडल में पारदर्शक मोटी परत से होके गुजरना पड़ता है, जिसके वजह से उसका परिक्रणन जो है परिवर्तन और अवशोषण होता रहता है। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से प्लीज़ जुड़ जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।